एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 8 पर विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विस्थापन धारा किसे कहते हैं इसके बारे में बात की थी। उसके बाद में मैक्सवेल के 4 प्रमुख समीकरण जिनके आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक खोज हुई उस पर बात की गई। मैक्सवेल के समीकरण क्या थे और उन्होंने गणितीय रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि यदि समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है तो वह समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि यदि एक त्वरित आवेश है या दोलन करता हुआ आवेश है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होगा। अब मैक्सवेल ने यह कह दिया परंतु उसकी प्रायोगिक पुष्टि एक लंबे समय तक नहीं हो पाई। हर्ट्ज ने अपने कुछ प्रयोगों के द्वारा मैक्सवेल ने जो कुछ कहा उसकी पुष्टि की। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रायोगिक खोज का श्रेय जाता है हर्ट्ज को। हर्ट्ज के प्रयोग क्या थे, आइए हम उसे देख लेते हैं कि हर्ट्ज ने क्या किया। तो हर्ट्ज ने जिस उपकरण का उपयोग किया उस उपकरण में एक प्रेरण कुंडली थी, इंडक्शन कॉइल। ये इंडक्शन कॉइल का इनपुट हो गया यानी कि निवेश हो गया और ये इंडक्शन कॉइल का आउटपुट हो गया यानी कि यहाँ से हमें उच्च विभवांतर प्राप्त हो सकता है। अब हर्ट्ज ने क्या किया कि इस इंडक्शन कॉइल के साथ में यहाँ पर धातु की 2 बड़ी प्लेटों को संबंधित कर दिया। धातु के तार से 2 प्लेटें यहाँ पर जोड़ दी गई और इन दोनों तारों से 2 धातु के छोटे छोटे गोले जोड़ दिए गए, S1 और S2। ये 2 मेटेलिक स्फीयर्स हैं। P1 और P2 2 धातु की प्लेटें हैं। यहाँ से निवेश सिग्नल या निवेश विभव दिया जाता है। यहाँ पर हाई वोल्टेज से उच्च विभवांतर प्राप्त होता है। ये दोनों प्लेटें आवेशित होती हैं और आवेशित होने के कारण से इन दोनों स्फीयर के बीच की वायु आयनीकृत होती है। तो इस प्रकार से आयनीकृत वायु में इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशंस और परमाणु के ऑसिलेशन से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगते हैं। समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर बढ़ता है तथा उनने कुछ दूरी पर यहाँ पर एक डिटेक्टर जो कि सामान्यतः एक मेटेलिक वायर हुआ करता था उसमें 2 स्फीयर्स लगे हुए थे, यह संसूचक कहलाता है। तो संसूचक रख दिया। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर निवेश विभव लगाया गया, हाई वोल्टेज क्रिएट किया गया, उस हाई वोल्टेज से ये आवेशित हुई और यहाँ जो निवेश विभव लगाया गया ये इंडक्शन कॉइल है। इंडक्शन कॉइल का मतलब ये नहीं कि वो एक विभव उत्पन्न करके और छोड़ देगी। यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो उच्च आवृत्ति का होगा। अर्थात कुछ समय यह प्लेट उच्च विभव पर होगी तो यह निम्न विभव पर होगी, कुछ समय के बाद में यह निम्न विभव पर होंगी और यह उच्च विभव पर होगी। तो इस प्रकार से इसकी पोलैरिटी बदलती रहेगी। पोलैरिटी बदलने से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में दोलन स्थापित होंगे और उन दोलनों को डिटेक्ट किया गया इस संसूचक के द्वारा। तो जब यहाँ पर चिनगारी दिखाई देती थी तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि संसूचक के ये जो दोनों स्फीयर्स हैं S डैश और S डबल डैश नाम दे देते हैं इनका, यहाँ पर भी चिनगारी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ तक हुआ। क्योंकि बीच में यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, संपर्क नहीं है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ तक किस
तरह से हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा का स्थानांतरण उसी प्रकार से हुआ है जैसा कि मैक्सवेल ने कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें गमन करती हैं और तरंगों के साथ में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ से ऊर्जा इस संसूचक तक आती है और उस ऊर्जा से हमें यहाँ पर चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार हर्ट्ज ने अपने प्रयोग के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की खोज की। तो हर्ट्ज ने जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा थी, लगभग 5 मीटर की तरंग उत्पन्न करने में उन्हें सफलता मिली और यह तरंग बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाती थी। ये अपनी टेबल पर ही इस प्रयोग को कर पा रहे थे। तो निम्न आवृत्ति तथा उच्च तरंगदैर्घ्य वाली तरंग को उत्पन्न करने में हर्ट्ज ने इस उपकरण की सहायता से सफलता पाई। अब उन्हीं के कुछ समय के बाद में जेसी बोस अपनी कलकत्ता की प्रयोगशाला में कई प्रकार के प्रयोग कर रहे थे। तो प्रयोग करते करते उन्होंने भी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता पाई, पर हर्ट्ज की उपलब्धि थी वह थोड़ी सी आगे बढ़कर थी। जेसी बोस की उपलब्धि हर्ट्ज की तुलना में थोड़ी आगे बढ़ी हुई थी, यानी कि उनके प्रयोग थोड़े मॉडिफाइड हो चुके थे और उन्होंने कम तरंगदैर्घ्य तथा उच्च आवृत्ति की शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को पैदा करने में सफलता पाई। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जेसी बोस के जो प्रयोग थे वो एक प्रकार से वायरलेस उपकरणों की खोज की दिशा में एक सर्वप्रथम बढ़ाया हुआ कदम साबित हुए। उन्होंने कुछ 20 मीटर की दूरी पर रखी पिस्टल को विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से ऑपरेट करके दिखा दिया, अर्थात पिस्टल जो है वो फायर कर सकती थी। उन्होंने कुछ मीटर की दूरी पर रखे एक छोटे से बम को एक्सप्लोड करके दिखा दिया। तो उनके प्रयोगों से विद्युत चुंबकीय तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात कुछ लंबी दूरी तक गमन कर रही थी। ये भी कहा जाता है कि जेसी बोस ने लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बेतार संदेश को भेजने में भी सफलता पाई थी और इस प्रकार से जेसी बोस के द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत चुंबकीय तरंगें जो थी वो कम तरंगदैर्घ्य वाली थी और उच्च आवृत्ति वाली थी, वो अधिक दूरी तय कर सकती थी। इसके बाद में मार्कोनी ने इन्हीं प्रयोगों को आगे बढ़ाया। लगभग जेसी बोस के प्रयोगों के 13 साल के बाद में मार्कोनी ने अपने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि यदि हम इस प्लेट को एंटीने से कनेक्ट कर दें और इस प्लेट को पृथ्वीकृत कर दें इस प्रकार से, तो यहां से उत्पन्न होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी डिटेक्ट होती हैं, संसूचित होती हैं। अर्थात मार्कोनी ने और भी सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता पाई और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों को संदेश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य मार्कोनी के द्वारा शुरू किया गया। वही बाद में जाकर बेतार के रूप में अर्थात वायरलेस टेलीग्राफी के रूप में प्रयोग में आने लगा। जहाज़ों से एक जहाज़ से संदेश को दूसरे जहाज़ तक भेजने में या फिर किनारों से संदेश को जहाज़ तक भेजने में, फिर आगे चलकर रेडियो के रूप में संदेश को एक स्टेशन से रेडियो तक पहुंचाने में। तो ये विभिन्न प्रयोग हुए और ये मार्कोनी के द्वारा कई तरह से प्रयोग करके और इस प्रकार के उपकरण को इस्टेब्लिश करने में सफलता मिली। तो ये ओवरऑल यदि देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास कहलाता है कि शुरुआत कैसे हुई थी। तो मैक्सवेल ने अपने गणितीय व्याख्या के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की खोज की। हर्ट्ज ने अपने प्रयोगों के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रदर्शन किया। जेसी बोस ने कम तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न कर एक वायरलेस उपकरण की सहायता से विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग या उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया। मार्कोनी ने उसी बात को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर उन्होंने बेतार के क्षेत्र में ऐसे उपकरण डिजाइन किए
जिनकी सहायता से संदेश को कई किलोमीटर की दूरी तक भेजा जा सकता था। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में, इनके इतिहास में इन 3 वैज्ञानिकों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस वीडियो में हम बात इतनी करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।